जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर में पहले बताया था आपको कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट, उसके बारे में बात की हुई है ना अपन ने, आई थिंक क्या रखी होगी कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है नेचुरली वो होता है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। अब होता क्या है, नॉर्मल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है कि टेस्ट एनालाइज पहले तो करते ही नहीं है, लेकिन नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कैसे करना है, और कई बार हमने कोशिशें भी की होती है तो हमें इतना समय लग जाता है कि बल्कि ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो प्रोडक्टिवली सबसे इजीएस्ट वे में टेस्ट एनालिसिस कैसे करें उसका मैं टूल आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, टूल इज बेसिकली, इसको नाम रख दिया अपन ने शॉर्ट में टैट, टेस्ट एनालिसिस टूल, है ना। और ये कैसा है, ये आपके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, मतलब वैसे मैंने आइडिया लगा दिया और इसी के बेसिस पे आपको मैं प्रोवाइड करने का प्लान भी कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी अगर ये चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि क्या है ये। अब यहां पे आपको बता देता हूं कि टेस्ट एनालिसिस टूल जो है इसके अंदर आपको क्या करना है। जब तक ये अवेलेबल नहीं होता है तब तक मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं कि किस तरह से ये आपको यूज करना है, ताकि सिंपलिस्टिक वे में आप इसको जल्दी से एनालिसिस कर लो। तो पहली चीज, टेस्ट का नाम लिख लो, जो भी टेस्ट है। आपने AOTS दिया है या आपने यहीं का जो क्लासरूम टेस्ट है वो दिया है, जो भी टेस्ट दिया है उसका नाम लिख लो। कहीं एक्सटर्नल दिया है उसका भी लिख सकते, कोई भी लिख सकते। अब यहां पे सीधी सी बात है, आपको सबसे पहला सवाल आता है कि जो एनालिसिस है वो किन सवालों का करना है। आप ही बताओ कौन से सवालों का करना चाहिए, जो गलत होते हैं या जो अटेम्प्ट नहीं होते। मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन का करना चाहिए जो हमने तुक्के से सही कर लिया है। कई क्वेश्चन हो जाते हैं जो तुक्के से हो जाते हैं, लेकिन भाई असल में तो गलती हो सकती है ना, तो उनका भी एनालिसिस होना चाहिए। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है उसके क्वेश्चन 30 ही सही हुए या 25 सही हुए, तो उसको एनालाइज बहुत सारे करने पड़ेंगे, यानी उसका एनालिसिस उतना ही ग्रैंड होगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी के सवाल ऑलरेडी 50-60 सही होते हैं तो उसका एनालिसिस छोटा होगा। दोनों ही वे में, लेकिन समय के साथ वो एनालिसिस क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा, क्योंकि शुरू में पहले 3 टेस्ट में मैं बता रहा हूं आपको बड़ा टाइम लगेगा, और फर्स्ट एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट में सडनली इंप्रूवमेंट नहीं होगी। एक्सपेक्ट मत भी करना, क्योंकि हम बहुत क्रांतिकारी हैं, कलाकार हैं, तरह तरह के हम लोग मिस्टेक करते हैं। पहली बार हमने किसी तरह की थी, अगली बार किसी और तरह की होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बात करते हैं कि सर मैंने टेस्ट एनालाइज किया बट मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। अरे ठुल्लू, एकदम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार जो मिस्टेक किया हो सकता है अगली बार किसी और तरह की किया, तीसरी बार किसी और तरह की किया, पर चौथे टेस्ट में मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने जो एनालाइज सही से किया आपके मार्क्स इंप्रूव होके रहेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टेगनेंट हो गए हैं एक रेंज में, दिस विल श्योरली हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्कोर। चाहे आप 250 की रेंज में हो, चाहे 150, चाहे 100, वटेवर। यहां पे आपको टेस्ट का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो भी है। मेन बात ये नहीं क्वेश्चन नंबर लिखना, मेन बात है कि उसके बाद यहां पे, ठीक है, पहली चीज आपको 3 कैटेगरीज में इसको बांटना है। पहला हो जाएगा W का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग। U का मतलब है अनअटेम्प्टेड। G का मतलब क्या है, गेस। तुक्का मार के सही हुआ था। तो यहां पे आपके लिए बहुत आसान हो गया पहले तो कैटेगराइज करना कि भाई कितने सवाल ऐसे थे कि जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और कितने ऐसे थे कि जो हमारे पास ये रॉन्ग हो गए, कितने ऐसे थे हमारे पास जो गेस वर्क से सही हुए। अब उसके बाद रीजन कि भाई जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए और जो रॉन्ग हुए, सबसे पहले एनालाइज किसका करोगे आप, रॉन्ग। अगर प्रायोरिटी की बात करिए, कई बार सारा टाइम नहीं मिल पाता हमें प्रैक्टिकली, कई बार मान लो बहुत ही सारे गलत है, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे अनअटेम्प्टेड है, कितनों का करोगे, तो एटलीस्ट जो रॉन्ग है उनका तो एनालिसिस कर लो एटलीस्ट, राइट। तो प्रैक्टिकल बात है, हम सारा करने के चक्कर में कई बार थोड़ा भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट एनालाइज द रॉन्ग वंस। रॉन्ग के बाद अब सवाल आता है फंडामेंटल रीजन का। तो पहले तो आपको कैटेगराइजेशन इससे ही अंदाजा लग जाएगा कि यार मैं मार्क्स कहां खो रहा हूं, परेशानी है कहां। ये बेसिकली टैट की हेल्प से आप सभी पहचान पाओगे आपकी खुद की बीमारी, क्योंकि आप ही खुद के डॉक्टर हो। यहां पे कोई और आपके लिए कर नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही समझना पड़ेगा, राइट। खुद की बीमारी खुद ही निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है रीजंस की। अब रीजन को कैटेगराइज करना होगा, तो जो टैट आपके लिए हम लाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैं सोच रहा हूं कि जो रीजंस की कैटेगरीज हैं वो भी मेंशन कर दें, ताकि यहां पे भी डायरेक्टली कोड लग जाए, काम हो जाए। क्योंकि होता क्या है, रीजंस पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, लेकिन फंडा क्या है कि रीजन यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो एक कॉमन हम क्या लिखते हैं, सर सिली मिस्टेक हो गई। अब सिली जो है भाई डिफाइन तो कर कि किस तरह का सिलीनेस किया तूने,
क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया, या कैलकुलेशन एरर था, किस तरह का एरर था, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी बहुत तरह की होती हैं, मूर्खता एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती है। तो आप देखो कि आपकी किस तरह की है। सिली मिस्टेक्स के अलावा, यानी ज्यादातर बड़ा कैटेगरी है सिली मिस्टेक्स, पर उसमें भी कई तरह की हो सकती है। पहले तो वो डिफाइन करो कि कौन सी है ना। अगला पार्ट होता है या तो कंसेप्चुअल, कि भाई क्वेश्चन जो है वो हमें मतलब कंसेप्चुअल अप्लाई करना नहीं आया, उसमें भी आप एग्जैक्ट समझो कि यार क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन मुझसे, इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया था पहले ऐसा देखा नहीं था, या तुक्का मार दिया, किस तरह की गलतियां हुई। इस तरह से आपको डिटेल में एक बार समझना पड़ेगा कि भाई कहां कहां पे किस किस तरह की दिक्कत हुई। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार इनमें एक पैटर्न है, आपको लिख जाएगा यार कहां पे मैं मार्क्स लूज कर रहा हूं। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी है वो आप यहां पे लिखोगे। अब बात आती है एक्शन प्लान की। आपको यहां पे इसका कंक्लूजन लिखना है कि भाई ये 4 चीजें 5 चीजें मैं करूंगा जिसकी हेल्प से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। और ये जो एक्शन आइटम्स आएंगे ये आपको लगातार जब भी प्रैक्टिस करो, नॉट जस्ट इन मॉक टेस्ट। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं अगले मॉक टेस्ट में इंप्रूव करोगे। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना, और ये ब्लंडर है। हम सोचते हैं कि एकदम अगले में ही मैं डायरेक्टली शाहरुख खान बनूंगा। नहीं, आपको लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें यूज आता है आपका टाइम बाउंड प्रैक्टिस। वो करोगे तो उसके साथ साथ ये एक्शन जो प्लान है ये देख लेना। आपको शॉकिंग चीजें पता लगेगी कई बार कि यार ये क्वेश्चन जो छूट गया ये तो मैं कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया, समय कम रह गया। समय कम क्यों रह गया, यानी पहले मैंने आसान क्वेश्चन क्यों नहीं छांटे, यानी आपके टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में दिक्कत है। मैं बता रहा हूं आपको गाइज, जस्ट प्रॉपर एनालिसिस आप 3 टेस्ट में कर लो, मिनिमम बोल रहा हूं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आओगे, मिनिमम 20 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे सेट विदाउट स्टडिंग। सोच के देखो, सिर्फ टेस्ट एनालिसिस से अगर आपके 20-25 नंबर बढ़ जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मजे आ गए ना। इट इज द फास्टेस्ट वे टू बूस्ट स्कोर। हमें क्या लगता है, हम क्लासेस में रेगुलर पढ़ना आना जाना इस सब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली सोच ही नहीं पाते यार। पर मैं हूं ना, तभी तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिकली ये छोटी सी चीज दिखने में लगती है, पर इस पे अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया इसका रिटर्न बहुत अमेजिंग है। हो सकता है शुरुआत में करने में आपको 2-2 घंटे भी लग जाए एक बार, पहले बार सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे डिफिकल्ट होता है पहली बार, क्योंकि हमें डेप्थ में समझना है। याद रखिए, इसको बस ऐसे ही कुछ भी मत लिख दीजिएगा, कंसेप्चुअल एरर, ये एरर, वो एरर, नहीं। आप शुरू में ढंग से समझिए कि असल में दिक्कत कहां थी, किस तरह की दिक्कत थी। टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कैलकुलेशन में एरर था, खुद की राइटिंग समझ नहीं पाए रफ वर्क के टाइम पे, किस तरह की दिक्कत थी, क्योंकि छोटी छोटी बहुत तरह की कलाकारियां होती हैं। वो करो और फिर उसके बेसिस पे जब आपको दिखेगा कि यार सबसे ज्यादा मार्क्स तो मैंने यहां पे खो दिए, तो इसको मुझे सबसे पहले सही करना चाहिए, उसको सबसे पहले लिखो कि यार ये चीज ध्यान रखनी है मेरे को। पता लगे कैलकुलेशन एरर से मान लो आपने 2 क्वेश्चन खो दिए, सोच के देखो भाई, 2 क्वेश्चन खो दिए मतलब 10 मार्क्स खो दिए, गलत कर दिया कैलकुलेशन, सब कुछ सही था। ये इजीएस्ट है जिसको आप ठीक कर सकते हो। अब यहां पे आपको कैलकुलेशन सही करना है, सवाल है कैसे करना है। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि कैलकुलेशन वाला सही करूंगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपसे बाउंसर नहीं खेली जाती, तो प्रैक्टिस मैच में या सब जगह आपको बाउंसर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं नेक्स्ट मैच में फाइनल जाके बाउंसर खेल लूंगा, अच्छा खेलना है। सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या बाउंसर अच्छा खेलना है? हो जाएगा क्या, बताओ? आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन चीजों से रिलेटेड, याद रखिए। बस अगर आपने यहां पे एक्शन आइटम क्लियरली डिफाइन कर लिए कि भाई मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा रेगुलर, कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी इंप्रूव करूंगा, आसान क्वेश्चंस पहले निपटा दूंगा, कॉन्फिडेंस हाई रखूंगा। जैसे कई बार होगा कि कुछ क्वेश्चन इसीलिए गलत हुए क्योंकि लास्ट में एंड में आपका मोमेंटम लूज हो गया था, पूरा मोराल डाउन हो गया था, व्हाटएवर, एनर्जी डाउन हो गई थी। तो आपको अपनी एनर्जी मेंटेन रखनी है, जिसके लिए फिजिकली एक्टिव रहना और सही स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पेपर के दिन आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हो, एक्टिव हो, सिर्फ उसी कारण आपका स्कोर कम से कम 20 नंबर ज्यादा आ सकता है, कम से कम, सिर्फ एक छोटे से फैक्टर से कि वो दिन आपने पेपर अटेम्प्ट अच्छे से किया। वो कहते हैं ना, दिन अच्छा होता है तो कभी कभी कुछ भी हो जाता है, इट्स लाइक दैट ओनली।
पेपर जिस दिन होता है वो दिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है, कितना स्ट्रांग है, कितना फोकस्ड है, उसी के लिए आपको तैयारी करनी है। मैंने इसलिए तो बोला है हमेशा, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक रियल एग्जाम एंड रियल एग्जाम लाइक लास्ट मॉक टेस्ट। ये कहना आसान है पर रियल में वो माहौल बना के देखो, हर एक को उतनी सिंसेरिटी से करो। सिर्फ यही पर्टिकुलर स्टेप आपकी प्रिपरेशन लेवल को बहुत आगे पहुंचा देगा। 20-25 मार्क्स तो नेचुरली इंप्रूव हो जाएंगे। बस दिस इज द इजीएस्ट वे, है ना। तो भाई मैं प्लान कर रहा हूं आप सभी के लिए, बस इसको एक फॉर्मेट बना लो, फिर उसको आप बाद में डिफरेंट जितना भी आपको चाहिए कॉपी कराते रहना। पर एक मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, तो आपको चाहिए क्या ये? ओके, ऑनलाइन को भी चाहिए तो भाई कमेंट करके बता दो।